नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आए, कमेंट्स भी आए कि आखिरी 30 दिनों में क्या करें, और बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं जिनके 80 से 120 के बीच में ही नंबर आ रहे हैं। और कट ऑफ लास्ट टाइम कितनी गई थी, अभी उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो और अभी लास्ट में केवल 30 दिन बचे हुए हैं और बीच में एक त्यौहार आने वाला है, रक्षाबंधन, और बीच में भैरव महाराज वगैरह तो आते ही रहते हैं, वो चीज़ अलग है। तो अभी बिल्कुल पूरे त्योहारों वगैरह को भूल जाना है, क्योंकि एसएससी मिशन मोड पे है, तो वैसी ही तैयारी हमें करनी पड़ेगी। मेन चीज़ क्या है, कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंसी टूटी तो पूरी प्रिपरेशन की लय खराब हो जाएगी। अगर आप 5 दिन भी मॉक टेस्ट नहीं दोगे, इसका मतलब है आपके नंबर अगर अभी 120 आ रहे हैं तो वो 100 पे पहुंच जाएंगे, और 100 से 120 जाने में आपने कितनी मेहनत की आप खुद जानते हैं। और अभी लड़ाई है 120 से 160 प्लस जाने की, क्योंकि अभी लास्ट ईयर की कट ऑफ आप देख रहे होंगे, पिछले साल 18,000 कट ऑफ थी, उसके बाद भी एसएससी का कट ऑफ कितना गया था। और इस बार कुछ नहीं कह सकते, इस बार पेपर का लेवल क्या आएगा वो भी नहीं कह सकते, क्योंकि पेपर वो एसएससी सेट नहीं करेगी, इस बार करेगा ये क्वेश्चन एसएससी ही बनाएगी, लेकिन उनका कितना रिपीटेशन होगा, रिपीटेशन को कैसे रोकना है, पेपर का लेवल कैसे सेट रखना है, वो सब एआई तय करेगा, जो कि अपनी फॉरेन की कंपनी की वीडियो भी मैंने डाला था इस पर। ठीक है, तो क्या करना है आखिरी दिनों में, मेन चीज़ तो वो है। ठीक है, अभी अपने एग्ज़ाम के लगभग 30 दिन ही बचे, 13 अगस्त से एग्ज़ाम होने को है। ठीक है, 13 अगस्त से एग्ज़ाम होगी, और जो मेंस है, मेंस दिसंबर में होगा। ठीक है, अब मैं अगर आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ बताऊं तो 2024 में 18,000 वैकेंसी थी, 18,174, और जनरल की कट ऑफ गई थी 153, ओबीसी की 146, मतलब जनरल के ही आसपास थी, ईडब्ल्यूएस की 142 थी, एससी की 126 और एसटी की 111 कट ऑफ थी। 2023 की अगर बात करें अपन तो लगभग 7,686 वैकेंसी थी, यूआर की 150 थी, और ओबीसी की 145 थी, ईडब्ल्यूएस की। हालांकि 2024 में तो कुछ घपला भी हुआ था, उसकी वजह से इतनी कट ऑफ गई थी 153, क्योंकि 2023 में देखो आप वैकेंसी 7,686 थी, और उस पर केस वगैरह भी हुआ था, फिर एसएससी ने कुछ और कैंडिडेट्स को भी बुलाया था और कट ऑफ को कम भी किया था। ठीक है, 2022 में ये इसको पूरा ईयर ही काट देते भाई ये, क्योंकि एक्सेप्शनल है। एसएससी में ना तो कभी ऐसी वैकेंसी आई थी और अब ना आएगी 36,000 के आसपास। उस समय जनरल की ही कट ऑफ 114 थी। ठीक है, और एससी की तो 89 थी। अभी आपके 120 नंबर आ रहा है, अगर उस समय 120 आ रहे होते तो आप कट ऑफ से भी 6 नंबर ज़्यादा होते। अभी की बात करता हूँ मैं। अभी मान के चलो अपन 160 टारगेट लेके चलते हैं, 160 टारगेट लेके चलते हैं। अभी जिनका मान के चले अपन ऑन एन एवरेज किसी व्यक्ति के 110 नंबर आ रहे हैं, तो उसको मोटा मोटा मान के चले अपन 50 नंबर बढ़ाने हैं, और 50 नंबर का मतलब है कि उसको 25 क्वेश्चन और सही करने। क्या करने, 25 क्वेश्चन और सही करने। अभी मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद आपको 3 महीने और बचेंगे मेंस के लिए, और प्री खाली क्या है, क्वालिफाइंग है, तो हमें उसे खाली क्वालिफाई ही करना है। जो जितना डिजर्व करता है उसको उतना ही देना चाहिए, वरना ज़्यादा समय देने से क्या हो जाएगा, बेवफा। तो यहाँ से अपने पास में मेंस दिसंबर में होगा, और दिसंबर में भी लास्ट में होगा। अभी प्री क्वालिफाई करने पे ध्यान देते हैं। ठीक है, अब प्री क्वालिफाई कैसे होगा, उसी का अपन प्लान बनाने आए हैं, उसी के लिए आप आए हैं, उसी के लिए मैंने बनाया है। ठीक है, अभी क्या करना है, देखो अभी 2 टाइप के स्टूडेंट अभी भी अपने पास में आखिरी के 30 दिनों में भी, कि एक तो वो जिनका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, और ऐसे बहुत कम होते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं कि जिनका पूरा सिलेबस हो गया, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बच जाता है, क्योंकि जीएस ही खुद में इतना वास्ट है, और उसके बाद मैथ्स का सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस, इंग्लिश का सिलेबस। और दूसरे वो कैटेगरी के जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अपने पास में यहाँ भी 2 कैटेगरी के लोग हैं, एक तो वो जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, और दूसरे वो जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। सिलेबस कंप्लीट होने का मतलब ये है कि आपने कम से कम एक बार तो पढ़ ही रखा है, एक बार तो सब कुछ पढ़ लिया है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और करंट अफेयर्स। तो एक बार पढ़ने का मतलब ही क्या है, अगर पुराना पढ़ रखा है तो फिर वो चीज़ अलग है। और मैथ्स का एक बार आपके पास में हो चुका है पूरा सिलेबस, रीजनिंग का हो चुका है, इंग्लिश का हो चुका है। ठीक है, एक वो व्यक्ति है जिन्होंने अभी कुछ छूटा हुआ है, तो मैं पहले इनकी बात कर लेता हूँ। देखो मैथ्स में तो आप कुछ नहीं कर सकते भाई। ठीक है, मैथ्स का आपका सिलेबस कंप्लीट होना ही चाहिए। ठीक है, और मैं मान के चलता हूँ अगर किसी का टारगेट अगस्त में है तो उसने कम से कम ये 2 सब्जेक्ट तो कर ही रखे होंगे। ठीक है, अब ये व्यक्ति इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है, इनका मैथ्स, रीजनिंग कवर होगा, और आई थिंक इंग्लिश की जो ग्रामर है वो भी कवर होगी। ठीक है, और ये जो मात खा रहे होंगे वो खा रहे होंगे इंग्लिश में, वोकैब में और जीके में। ठीक है,
और तो आप लोग टेंशन मत लो, क्योंकि इन लोगों ने अगर कंप्लीट कर रखा है उनकी भी यही दिक्कत है, और अभी अपन इस पे बात भी करेंगे। तो बेसिकली कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अगस्त में एग्जाम दे रहा है और जिसका जो सीरियस है, जो एग्जाम निकालना चाहता है, उसका सिलेबस कंप्लीट है, और आप ये चाहो कि हम तो मास्टरी हासिल करके एग्जाम में बैठे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एसएससी, यूपीएससी ये ऐसे एग्जाम्स हैं जिनका आप ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं हमें सिलेबस पूरा कंप्लीट करके एग्जाम में बैठना है, और 100% तो कट ऑफ जा नहीं रही है ना, अपने को कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। मान के चलो जो व्यक्ति जीएस में 100% सिलेबस कर लिया, उसने सारे क्वेश्चंस लगा लिए, यहाँ तक कि पूरे स्टेट वाइज क्वेश्चन लगा लिए, उसके बाद भी वो ये गारंटी नहीं दे सकता कि 100% जीएस के क्वेश्चन सही करके आएगा, 100% वोकेब की क्वेश्चन सही करके आएगा। जीएस का मास्टर भी नहीं कह सकता। मैथ्स रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आप कह सकते हो कि 100% हम ला सकते हैं। इंग्लिश में भी पॉसिबल है, 95% तो आराम से पॉसिबल है 100% की। मान लो एक आध वर्ड ऐसा कुछ पूछ लिया एग्जामिनर ने, मान लो भाई उसकी पत्नी ने कहा शानदार बर्तन मांज के जाओ, और बर्तन धोते धोते उसको आया गुस्सा, भाई गुस्सा किस पे उतारेंगे, बीवी पे तो उतार नहीं सकते ना। अभी आटे में सने हुए हाथ गाल पे पड़ेंगे, कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, बच्चे देखेंगे। तो क्या करता है भाई, एग्जामिनर आया डायरेक्ट किस पे गुस्सा उतारेंगे, बच्चों पे, शानदार वर्ड लिखेगा, खत्म। तो यहाँ पर जीके और वोकेब का भी मैं बताऊंगा क्या सॉल्यूशन हो सकता है बेस्ट। और सब्जेक्ट वाइज अगर अपन डिस्कस करें, आगे पेज बना हुआ है क्या, नहीं बना हुआ है सब्जेक्ट वाइज। मैथ्स की अगर बात करें, देखो अभी तो ऐसा समय नहीं है कि आप पूरा मैथ्स पढ़ो, ठीक है, पूरा मैथ्स पढ़ने का अभी आपके पास में समय भी नहीं है। अभी टाइम आपके पास में कितने चरणों में डिवाइड होना चाहिए, एक तो आप दे दो रिवीजन को, ठीक है, दूसरा आप दो सेक्शनल मॉक टेस्ट, और सेक्शनल किसके देने आपको, मैथ्स के और रीजनिंग के, चाहो तो इंग्लिश के भी दे सकते हो, और एक एफएलटी। ये आपका समय व्यतीत होना चाहिए। और डेली आपको अभी मान के चलो अगर आपके 110 नंबर आ रहे हैं तो 14+ घंटे पढ़ने की जरूरत है। अभी मत कहना कि ये पॉसिबल है, नहीं है, साइंटिफिक पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। 3 घंटे 4 घंटे भी सोना पड़े, एक महीने में क्या बिगड़ जाएगा, एक महीने में अपना शेड्यूल चेंज कर दो। अगर मान लो सुबह उठते नहीं बनता तो सोना तो तुम्हारे हाथ में है ना, सो कैसे जा रहे हो, उठते नहीं बन रहा, मान लो 9 बजे नींद खुल रही तुम्हारी, 4 बजे सो, 3 बजे सो। अभी मत कहना कि 3 बजे सोएंगे तो 12 बजे उठेंगे, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आपकी जो साइकिल बनी हुई है, अगर आप 5 बजे भी सोओगे तो 9 बजे उठ जाओगे, अपने आप उठ जाओगे, बिना अलार्म के उठ जाओगे। तो अगर सुबह उठते नहीं बन रहा है तो रात में लेट तक पढ़ो, क्योंकि हमें 1 महीने में तो एग्जाम क्वालिफाई करना है ना। 1 महीने के बाद तो फिर आप 1 साल का इंतजार करोगे। या तो ये है कि 1 महीने आप आराम से अपने शरीर को, अपने मन को, सब कुछ झकझोर कर रख दो, इतनी मेहनत करो कि बस खाली हाँ 1 महीना बचा हुआ है, इस 1 महीने में इस पार या उस पार। और अगर आपने इस 1 महीने में मेहनत कर ली, मतलब आपका एग्जाम क्वालिफाई हो गया। किसी व्यक्ति ने कितना ही सिलेबस करके रख लिया हो, कितने ही मॉक टेस्ट दे लिए हो, लेकिन अगर इस 1 महीने में उसने थोड़ी भी मक्कारी की है, मतलब उसका सिलेक्शन नहीं होगा। मेन चीज कट ऑफ है, कितनी कट ऑफ जा रही है प्रीलिम्स की। और मेंस में तो बहुत सारे बच्चे ऐसे ही चढ़ जाते हैं, कुछ टाइमिंग में चले जाएंगे, कुछ कंप्यूटर में चले जाएंगे, कुछ जीके में चले जाएंगे। इसलिए मेन क्या है, प्रीलिम्स है। अब प्रीलिम्स को आपने क्वालिफाई कर लिया, मतलब ये मान के चलो 50 से 60% जंग जीत गए। तो मैथ्स में क्या है कि आपको रिवाइज डेली कंसेप्ट नोट करने। अगर आपने कंसेप्ट नोट्स हो गए, अगर आपने कंसेप्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो मैं इसके वीडियो बनाऊंगा, एक एडवांस का अलग बनाऊंगा, ठीक है, एडवांस का लगभग 1.5 से 2 घंटे का, ठीक है, एक अर्थमेटिक का। इसमें अपन क्या करेंगे, जितने भी एडवांस मैथ्स में कंसेप्ट है, जितने भी फॉर्मूले हैं, मैं इस एक वीडियो में बता दूंगा और इसकी पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो डेली आपको क्या करना है, डेली आपको ये करना है कि उसका लगभग 30 मिनट में आप इसे आराम से रिवाइज कर लोगे। तो एक दिन 30 मिनट आप एडवांस के शॉर्ट नोट्स, कंसेप्ट नोट्स रिवाइज करोगे, एक दिन अर्थमेटिक के 30 मिनट इसको लगेंगे अगले दिन। तो आप एग्जाम में जाते जाते 15 बार एडवांस को, 15 बार अर्थमेटिक को, मतलब टोटल मैथ्स जो है आप 15 बार रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। और टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक्स जो कंफ्यूजिंग है या फिर जिनसे आपके क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं, जैसे ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री के क्वेश्चन अगर आपके पास में बार बार गलत हो रहे हैं तो कुछ ऐसे वीडियोस देख लो जहां से आपके गलत हो रहे हैं। जैसे मैं मान के चलता हूं कि बहुत सारे लोगों के सिमिलैरिटी के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अब सिमिलैरिटी के क्वेश्चन गलत हो रहे तो क्या करेंगे, मैं 40-50 क्वेश्चन कहीं से लगा लूंगा, पीवाईक्यू लगा लूंगा।
या फिर मैं किसी का वीडियो देख लूँगा उसी टॉपिक है। पूरा टॉपिक रिवाइज करने नहीं जाना है, पूरा मैथ्स रिवाइज करने नहीं जाना है, क्योंकि अभी समय ही नहीं बचा हुआ है। और समय नहीं बचा हुआ है इसका मतलब क्या है कि हमें शॉर्ट में चीज़ें देखनी पड़ेगी, क्योंकि अब समय निकल चुका है। तो ऐसे टॉपिक्स जिनके क्वेश्चंस बार बार गलत हो रहे हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट जैसे रेसेस हो गया, या फिर आपके पास में वेरिएशन हो गया, या फिर आपके पास में मैं कहता हूँ अभी इसके क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछने लग रहे हैं। तो ऐसे कॉन्सेप्ट आप 10 दिन में 10 दिन का ऐसा प्लान बनाओ मैथ्स का, 10 दिन का, कि आपके जो वीक है जिनसे आपको डर लग रहा है उनको खत्म कर दो। सबसे पहले अपने डर को खत्म करो, ठीक है। तो मैथ्स का ऐसा टॉपिक जो आपको डरा रहा है, जो आपके क्वेश्चन गलत करवा रहा है, जो आपको लो कॉन्फिडेंस फील करवा रहा है, उसके अगले 10 दिन में आप आज मान के चलो आप 17 जुलाई तक इसको खत्म कर लो, तो थोड़ा मोटिवेशन आ जाएगा। और एक गिफ्ट है, लास्ट में खोलेंगे, ठीक है। अब आते हैं अपन रीजनिंग में। तो रीजनिंग तो बहुत मासूम सा चैप्टर है यार, बहुत मासूम सब्जेक्ट है। मतलब इसका तो ऐसा है कि आप कैसे मैनिपुलेट कर दो हो जाता है बेचारा। वो ग्रुप में एक व्यक्ति नहीं होता है जिसके हर कोई बजाता रहता है, कोई भी आता है छेड़ के चला जाता है, वो व्यक्ति कुछ कह भी नहीं देता, मुँह पे हैं करके चला जाता है। हमारे ग्रुप में भी एक व्यक्ति है, उसको कुछ भी कहते रहते, टीचर है बहुत बड़े, लेकिन फिर भी ठीक है। तो रीजनिंग वैसा ही है, और इसमें बस खाली एक चीज़ करने की ज़रूरत है, आपको एक सेक्शनल मॉक देना है, ठीक है, एक सेक्शनल मॉक देना है ये। और यहाँ पर सेक्शनल मॉक देने के बाद में आप क्या करो, कुछ टॉपिक इसमें भी रहेंगे जो आप बार बार उनके कंसेप्ट बोलोगे। जैसे एक हो गया सिलोजिस, इसके लिए आप भाई पीयूष वार्ष्णेय सर का वन शॉट वीडियो है करियर व्हील पर, आप उनका देख लो, ठीक है। और जैसे क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, और एक और है सबसे ज़्यादा, इसमें भी शायद हो सकता है आपको कुछ गिनने में वगैरह में जो आकृतियाँ वगैरह गिनने नहीं आती, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ये भी देख सकते हो। तो ऐसे टॉपिक्स अब हो सकता है किसी का स्ट्रॉन्ग हो, किसी का कम हो। जैसे किसी का नॉन वर्बल बहुत कमजोर होता है, वो बार बार क्वेश्चन गलत कर देते हैं, और जबकि नॉन वर्बल से 6 क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए आप क्या करो, अगर नॉन वर्बल कमजोर है, नॉन वर्बल के लिए आप इवन कोचिंग सेंटर पे है कमल छाबड़ा सर, कमल सर, इनकी एक वन शॉट वीडियो है, इसको देख लो। बस मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि जो टॉपिक आपका वीक है, अब इसमें ऐसा नहीं है कि भाई रीजनिंग बहुत हलवा टॉपिक है, किसी को बहुत टफ भी लगता है, लेकिन उनको लगता है जिन्होंने इस पर प्रैक्टिस नहीं किया। अगर आपने इसके कंसेप्ट पढ़ रखे, आपने किसी अच्छे टीचर से आराम से इसको पढ़ रखा है, तो रीजनिंग तो बहुत हलवा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीलिम्स में तो आप आराम से 25 आउट ऑफ 25 आराम से लेके आ जाओगे, ठीक है। तो बस खाली सेक्शनल टेस्ट देना है इसका भाई, और कुछ नहीं करना। और अगर मान लो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको कमज़ोर लगते हैं, ऐसा लगता है कि आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं, तो पहले इसमें भी क्या करो, पहले 10 दिन इनको निपटा दो, पहले 10 दिन इसको निपटा दो, तो आपका आराम से उसमें काम बन जाएगा। बताओ, ठीक है, क्लियर हुआ इतना? चले आगे अपन। इंग्लिश में 3 सेक्शन है, ग्रामर है, वोकैब है और आरसी है। तो ग्रामर के फिर मैं वही कहूँगा कि जैसे मैथ्स के आपने बनाए हैं कंसेप्ट नोट्स, वैसे ही इसके रूल्स के नोट्स बनाओ, ठीक है। और अगर नहीं है तब कमेंट में क्या बता सकते हो, अपन टाइप करवा के डलवा देंगे, मेरे पास सब कुछ लिखा हुआ है। बस खाली कंसेप्ट के मैं इंग्लिश के नोट्स डलवा दूंगा, लगभग 5 से 6 पेजेस के, और आराम से आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ग्रामर यहाँ से हो गई। और ग्रामर के अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस मुझे लगता है कर लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो मॉक टेस्ट से करो भाई, अब तो कोई ऑप्शंस नहीं है, ठीक है, वहाँ से कर लो सारी की सारी चीज़ें। तो ग्रामर का सेक्शन खत्म हो गया। वोकैब का ऐसा है कि वोकैब तो आप कितनी ही पढ़ते रहो, वोकैब कितनी ही पढ़ोगे, लेकिन अंत में आपको ऐसा लगेगा कि हमने कुछ नहीं पढ़ा। तो बस खाली कुछ नहीं है, काली किताब जो है ब्लैक बुक, वन शॉट सोल्यूशन है भाई इसका, ब्लैक बुक, इसको जितनी बार हो सके उतना ही रिवाइज करो, और उसके बाद जो मॉक दे रहे हो वहाँ से जो वर्ड बन रहे हैं वहाँ से कर लो, बाकी और कुछ नहीं वोकैब का। तो और एग्जाम में आएगी, बहुत सिंपल आएगी, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ की बात अलग रहेगी। अब जैसे यहाँ पर आपने 30 मॉक टेस्ट दिए, अब 30 मॉक टेस्ट में मान के चलो आपके पास में 1800 वोकैब आई भाई। अब 1800 वोकैब हो सकता है आपको भाई कोई वर्ड नहीं पता है, आपको 1700 वर्ड का मीनिंग तो पता था ना, 100 वर्ड के नहीं पता थे, तो आप किसको देखोगे? 100 वर्ड को। जो चला गया है उसको देखोगे, जो आपके पास है उसको नहीं देखोगे, जो चला गया है उसको देखोगे। नहीं यार हमारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास क्या नहीं। मेन चीज अब क्या आती है? आरसी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर केवल
इस सेक्शन में PQRS आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, क्लोज टेस्ट। क्या आ रहा है, क्लोज टेस्ट। ठीक है, अगर आपने इनको नहीं पढ़ रखा है तो ठीक है, अभी एग्जाम में 1 महीना बाकी है, तो मान के चलो आपको 300 PQRS की प्रैक्टिस करनी है और लगभग 50 क्लोज टेस्ट, मतलब 2 क्लोज टेस्ट तो आराम से करो। अगर इतने नहीं कर पा रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँ कि 40 या 30 तो करो ही करो एटलीस्ट। PQRS 300 आपका आराम से काम बन जाएगा। ठीक है, और अगर ये वीक है तो टीचर सजेस्ट कर देता हूँ मैं, या तो अमन वशिष्ठ सर से पढ़ लो आप, अमन सर। ठीक है, उन्होंने आराम से इस कंसेप्ट को तोड़ा हुआ है। बाकी इनका तो कोई नहीं है, ग्रामर वगैरह का तो अभी किसी के वीडियो देखने का मतलब नहीं है। जो पढ़ाएगा वो अलग रूल बता देगा, कुछ और बता देगा, कुछ कंसेप्ट बता देगा, उसी रूल को तोड़कर बता देंगे। जैसे ग्रामर को पढ़ाने के हर एक टीचर का अलग अलग तरीका अगर आपने देखा हो तो ग्रामर तो किसी एक ही टीचर से पढ़ो और उसी के नोट्स रिवाइज करो। ठीक है, तो ये हो गया जीके को लेके, मतलब अभी जो वो ट्रेंडिंग शायरी नहीं है वो ध्यान आती है, किनारे किनारे मत चलो दोस्तों, किनारा टूट जाता है, आप मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, मेरा दिल टूट जाता है। तो ऐसे जीके का ये है। जीके में पहले वो देखो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन कौन से। स्कोरिंग सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो एक हो गया पॉलिटी, दूसरा हो गया हिस्ट्री, तीसरा हो गया आपके पास में ज्योग्राफी, चौथा हो गया बायो और पांचवा हो गया इकोनॉमिक्स। अगर आपने जीके में कुछ नहीं पढ़ा है तो ये 5 सब्जेक्ट आप पढ़ो, आपको आराम से 12+ क्वेश्चन आराम से आप बना के आ जाएंगे। 12+ क्वेश्चन की मैं गारंटी देता हूं अगर आपने ये केवल पढ़ लिया। और मैं गारंटीड बता रहा हूँ, 3 दिन आप आराम से पॉलिटी खत्म कर सकते हो, 4 से 5 दिन में हिस्ट्री खत्म हो सकती है, 4 से 5 दिन में ज्योग्राफी, 3 दिन में बायो और 3 दिन में इकोनॉमिक्स। सिलेबस कवर किया हुआ तुम। और इसके लिए शानदार चीज़ है भाई, वन शॉट देखो किसका, परमार सर का। आप डालोगे हिस्ट्री वन शॉट आज और बाय परमार सर आ जाएगा वन शॉट, या तो परमार सर का देख लो या फिर करियर। ठीक है, वहाँ पे हिस्ट्री पॉलिटी आपको अभिषेक सुमन सर का मिलेगा अगर करियर पे जा रहे हो, और यहाँ पे तो परमार सर का मिलेगा सब कुछ। अगर परमार सर डाल रहे हो तो एक ही व्यक्ति, और अगर करियर पे जाओगे तो पॉलिटी और हिस्ट्री अभिषेक सुमन सर, ज्योग्राफी कौन थी, विवेक यादव सर, इकोनॉमिक्स राशिद सर, बायो का भी पता नहीं है भाई कौन पढ़ा रहे, लेकिन डाल देना बायो आ जाएगा, बहुत सारे लोगों के आप डाल देना आराम से। ठीक है, करंट अफेयर्स की बात करूँ तो करंट अफेयर्स ऐसा है भाई कि सूर्य के प्रकाश में जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई देती है, जितनी भी चीज़ें हो रही है सूर्य के प्रकाश में, अंधेरों में जो कुछ भी हो रहा हो करंट अफेयर्स नहीं है। सूर्य के प्रकाश में जितनी भी चीज़ें हो रही है, जो भी चीज़ें आप देख रहे हो, वो सब कुछ करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स एसएससी क्या पूछती है उसने कुछ भी डिफाइन नहीं करके रखा है। वो 2022 के क्वेश्चन 2024 में पूछ ले रहे हैं, 2021 के क्वेश्चन 2024 में पूछ ले रहे हैं, 2020 के क्वेश्चन भी 2024 में पूछे। 4-4 साल पुराना करंट अफेयर्स पूछा है, कौन पढ़ेगा इतना? पढ़ोगे क्या? नहीं पढ़ोगे। तो करंट अफेयर्स का ऐसा है कि अगर आपके पास समय है तो आप पढ़ो, लेकिन अगर समय नहीं है तो फिर पढ़ने से मतलब नहीं है। अगर यहाँ पर आपके पास में 12+, देखो सीधा मोटा मोटा हिसाब से कि भाई 25 क्वेश्चन आपको मैथ्स के करने ही है, 24 क्वेश्चन मान के चलो रीजनिंग के, 22 में इंग्लिश के मान लेता हूँ, तो कितने हो गए आपके पास में? 25 और 24 49, 49 और 22 कितने हो जाएंगे आपके पास में भाई? 71। कितने हो गए? 71 क्वेश्चन। 71 क्वेश्चन का मतलब कितना हो गया? 142 नंबर। ये मिनिमम मान के चल रहा हूँ। और अगर 12 क्वेश्चन यहाँ से आपने ठीक कर दिए तो 24 नंबर ये हो गए, तो 4 और 2 6, 4 और 2 6, 166। प्री क्वालिफाई हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ तो हो गया। करो, करोगे कब? ये तो करो। जीके के पीछे भाग रहे, जीके रैंक बूस्ट करता है, जीके रैंक, अरे रैंक आएगी तब तो बूस्ट होगी, रैंक ही नहीं आ रही तुम्हारी। जहां से नंबर आने चाहिए वहां तो नंबर लेके आओ, फिर उसके पीछे भागना है। स्कूल वाली क्रश आज तक हमसे मिली नहीं और हम भाग रहे कॉलेज वाली क्रश के पीछे। कोई कोई तो ऑफिस वाले भाई, वो देखो तो वो कार से नीचे नहीं उतरती, और तुम्हारे पास में अभी तक साइकिल नहीं खरीदी गई, बेरोजगार घूम रहे। ऐसा ही सीन इसका है करंट अफेयर्स का। तो पहले इनको करो, और स्टैटिक जीके का तो मैं नाम भी नहीं लूंगा। इसलिए इन दोनों से मिला के आपको कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे, बहुत वेटेज है इनका।
लेकिन गारंटीड नहीं है। लेकिन अगर मैं इन सब्जेक्ट्स की बात करूँ, इनकी गारंटीड है। अगर आप पढ़ोगे इनको तो आराम से आपके पास में नंबर भी आएंगे और आपको लगेगा भी। और एक चीज़ है कि अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है टॉपिक वाइज, जैसे आपने मान लो पढ़ा फंडामेंटल राइट्स पढ़ा, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा, जैन धर्म पढ़ा, बुद्धिज्म पढ़ा, तो आप डायरेक्ट उनकी प्रैक्टिस कर सको। जैसे मान लो मैंने क्या कहा, इसको 3 दिन दिया आपने पॉलिटी को, तो पॉलिटी में आपने भाई स्रोत पढ़ लिए कि हमारा संविधान कहाँ से कहाँ तक लिया गया, कुछ आर्टिकल्स पढ़े, तो उनका टॉपिक वाइज टेस्ट आप कैसे दे सकते हो, डायरेक्ट प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो। एक तो बुक आती है, बुक आपने सभी ने ले रखी होगी। दूसरी चीज क्या है कि अगर आपने बुक नहीं ले रखी तो गगन प्रताप सर का एक ऐप है, टेस्ट रैंकिंग ऐप। मुझे नहीं पता आप कितने लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन ये ऐप है टेस्ट रैंकिंग ऐप। तो उन्होंने क्या कर रखा है, इसका टॉपिक वाइज टेस्ट वहाँ पे डाल रखा है। जैसे हिस्ट्री का अलग डाल रखा है, तो हिस्ट्री में सारे जो टॉपिक है, बुद्धिज्म का अलग, जैनिज्म का अलग, उधर से दिल्ली सल्तनत का अलग, ऐसे हिस्ट्री में पॉलिटी की अगर बात करें तो फंडामेंटल राइट्स अलग डाल रखे हैं उन्होंने, आर्टिकल्स का अलग डाल रखा है, ऐसे करके सब कुछ डाल रखा है। तो आप इस ऐप पे जाएंगे तो जीके का सेक्शन आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। तो ये अपना सब्जेक्ट वाइज था, यहाँ से आपको भटकना नहीं है, कोई कुछ भी गए, ठीक है। और अभी मैथ्स का बचा हुआ है, मैथ्स का मैं अभी अंत में बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि भाई हम भी गणित के व्यक्ति हैं। मैं सब कुछ ही दूसरे टीचर का बता दूंगा, मेरा क्या होगा, मेरा चैनल भी तो चलना चाहिए। देखो मॉक टेस्ट की बात करें, वो व्यक्ति जिनके मार्क्स 80 से लेके 120 तक हुए, तो मॉक टेस्ट में एक समस्या तो ये आ सकती है कि आपके पास में टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा। दूसरी समस्या ये है कि अब स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा कि सर कल मेरा 114 था आज 110 ही हो गया, दूसरे दिन 108 हो गया। पता चले व्यक्तियों के स्कोर जो है वो बढ़ते हैं, मेरे कम हो रहे हैं, और मैं तो रोज पढ़ भी रहा हूँ, 12-12 घंटे पढ़ रहा हूँ, लेकिन फिर भी स्कोर नहीं आ रहा। दूसरी समस्या क्या है, स्ट्रेस की, कि मैं 1 घंटे है मेरे पास में और मैं मैथ सोल्व कर रहा हूँ, और मुझे मैथ सोल्व करते करते ही 30 मिनट हो गया, अब मुझे 30 मिनट में बाकी 3 सब्जेक्ट करने, अब मैं कैसे करूँगा। स्ट्रेस बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो इन सब चीज़ों, इन सब पॉइंट्स पे अपन एक एक करके बात करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट। कौन सा सब्जेक्ट पहले अटेम्प्ट करें, सबसे मेन समस्या तो आपकी ये है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, मैथ्स को करेंगे, बहुत सारे लोग रीजनिंग को करेंगे, बहुत सारे लोग इंग्लिश को करेंगे। लेकिन बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट तरीका क्या है कि आप 160 प्लस नंबर लेके आओ। तो बेस्ट तरीका क्या है, जैसे मैं आपको अगर सीक्वेंस से बताऊं कि मैंने एग्जाम में कैसे करता हूं, कौन सा कलर ले, ये वाला लेते हैं, शानदार दिखेगा। 1 2 3 4 सब्जेक्ट है अपने पास। तो पहले नंबर पे कौन सा होना चाहिए, तो पहले नंबर पे आपके पास में होना चाहिए जीके, दूसरे पर इंग्लिश, तीसरे पर रीजनिंग, चौथे पर मैथ्स। ठीक है सर, कैसी बात कर रहे हो, लास्ट में मैथ्स रखेंगे, लास्ट में मैथ्स रखेंगे, क्या इज्जत रह जाएगी। हमारे गली में ऐसा कोई सवाल बच्चा लेके नहीं आता है जो हम हिला नहीं पाते। मैथ्स में मेरे 10वीं में 100 में से 100 नंबर थे, 12वीं में भी 100 नंबर आने में 1 नंबर कम हो गया था। कैसी बात कर रहे हो, 4 नंबर पे मैथ्स करूंगा मैं, क्या इज्जत रह जाएगी। दोस्त क्या देखेंगे, अरे दोस्तों तो फिर देखेंगे बाद में जब सिलेक्शन नहीं होगा। बेस्ट तरीका यही है, मान के चलो भाई कि आपने मैथ्स पहले कर लिया और आपको अंत में 3 मिनट का कम समय पड़ गया, और अंत में आप सब्जेक्ट कर रहे थे जीके, और जीके को करने में कितना समय लगता है, मुश्किल से 6 से 7 मिनट। और अगर आपको 3 मिनट का कम समय मिला तो आप जीके के कितने क्वेश्चन छोड़ दोगे, सर लगभग 12 से 13। लेकिन अगर आप वहीं पर मैथ्स सबसे अंत में कर रहे होते और आपके पास में 3 मिनट का कम समय लग रहा है, तो आपके कितने क्वेश्चंस छूटेंगे, सर मेरे क्वेश्चंस छूटेंगे लगभग मान के चलो आप 1 या 2। ठीक है, 1 या 2 मेरे क्वेश्चन छूटेंगे। अभी यहाँ पर 12 या 13 क्वेश्चन छूट रहे थे, अभी यहाँ पर कितने छूटे, सर केवल 1 ही 2। तो फायदा किसमें, फायदा है आपके पास में इसमें कि आप ये वाला सीक्वेंस फॉलो करो, जो बता रहा हूँ 30 दिन तक फॉलो करो। रैंक ना आए तो नीचे कमेंट में गाली देना, ठीक है। स्टाम्प पे नहीं लिखवा रहा हूँ इसलिए केस तो लगा नहीं सकते, और ना ही मैं कोई टाइटल डाल रहा हूँ कि नहीं ये करना है। अगर ये करने के बाद भी रैंक नहीं आ रही, देखो 2 सिचुएशन है अब यहाँ से, एक तो आप मेरी बात मानो, एक मेरी बात में नहीं मानो। अगर आप मेरी बात मानते हो यू मे बी रिजेक्टेड, और अगर नहीं मानते हो यू विल बी रिजेक्टेड।
आपके पास में मौका। सब्जेक्ट वाइज टाइम प्लान क्या होना चाहिए? मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का और जीके का। तो सब्जेक्ट वाइज प्लान की अगर अपन बात करें तो सब्जेक्ट वाइज में क्या ले सकते हैं बताओ, क्या कर सकते हैं, क्या लगता है आपको? मान के चलो आप 5 मिनट में मैथ्स को कर लोगे, दिख रहा है? नहीं दिख रहा? मेरा कलर कॉम्बिनेशन बहुत खराब है, ब्लैक ही लूंगा, ठीक है। मान के चलो, मान के नहीं चलो, यही करना है। 5 मिनट जीके को सोल्व करना है, 10 मिनट में इंग्लिश सोल्व करनी है, 15 मिनट में रीजनिंग सोल्व करनी है और 22 मिनट में मैथ सोल्व करना है। तो कितने हो गए? 15 और 5 20 और 10 30 और 22 52 मिनट। कितने हो गए टोटल? 52 मिनट। सर 8 मिनट क्या करेंगे? 8 मिनट अपने अगल बगल के लोग को देखो, देखो ये 1 घंटे में कर रहे हैं, मैंने 52 मिनट में पेपर सोल्व कर दिया। पता है कौन हूँ मैं, कहाँ से पढ़ के आया? वैसे फ्लेक्स मारो। देखो 8 मिनट क्या करना, हम मान लो आपने ये सब कर दिया। अब 8 मिनट में आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चंस बच गए हैं, जो क्वेश्चन बच गए उन पे एक नज़र मारो, ठीक है। जो क्वेश्चन, अब कौन से क्वेश्चन बचेंगे वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। लास्ट के 5 मिनट नहीं, 8 मिनट। इसमें क्या करना है मैं बताता हूँ। देखो आप क्या करो, राउंड वाइज चलो। राउंड वाइज चलने का मतलब क्या है? पहले तो क्वेश्चन को आपको पहचानना है, क्वेश्चन को पहचानना है। जैसे क्वेश्चन 3 कैटेगरी के हो सकते हैं आपके पास। ऐसे क्वेश्चन जो आपको देखते ही सोल्व हो गए। पहली कैटेगरी क्या है क्वेश्चंस की? देखते ही कि आप फिगर आउट कर लोगे, हाँ भाई मुझसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा कैटेगरी क्या है कि हाँ मैं इस क्वेश्चन को बना तो लूंगा लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। पहली कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी हो गई। तीसरी कैटेगरी ऐसा है कि दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा, इस क्वेश्चन को देख के, इस क्वेश्चन को देख के दिमाग कुछ चल ही नहीं रहा, ब्लॉक हो गया। या फिर पूछ लिया कि अकबर के पिताजी के मामा जी का नाम क्या था, क्या करोगे आप? तुरंत ही छोड़ दोगे, है ना। तो यहाँ पर ये 2 कैटेगरी। यहाँ पर जो फर्स्ट कैटेगरी है, मान के चलो 60 से 65% सवाल इसी के आते हैं, ठीक है। 60 से 65% सवाल फर्स्ट कैटेगरी के आते हैं। आपके पास में मान के चलो 20 से लेके 25% सवाल इसी के आते हैं और इसके आते हैं केवल 5 से 10%। और ये तो मैंने ज़्यादा बता दी, पर मान लेते हैं पर 5 से 10%। तो हमें मेनली फोकस इन्हीं पे करना है। तो पहले राउंड में ऐसे सवाल करेंगे अपन जो 60 से 65% सवाल इजी वाले कैटेगरी के। तो अब जब पहले राउंड में आप जाओगे, आपने मान लो पहला क्वेश्चन पढ़ा और आपने इसको टिक कर दिया। सेकंड क्वेश्चन पढ़ा, इसमें मान लो थोड़ा सा समस्या, आपने अभी इसको स्किप कर दिया। तीसरा क्वेश्चन पढ़ा, इसको कर लिया। चौथा क्वेश्चन पढ़ा, इसको कर लिया। 5वां क्वेश्चन इसको स्किप कर दिया, ठीक है, इसको स्किप कर दिया। मान के चलो ये तो इजी वाले थे, आपने कर लिए। ये वाले कौन से थे? मॉडरेट वाले। और ये कौन सा था? हाई लेवल वाला। तो आप जब सेकेंड राउंड में आओगे तो पहले दूसरे नंबर के मॉडरेट क्वेश्चन को करोगे। आपने पहले राउंड में क्या किया? पूरे 100 क्वेश्चन भी पढ़ लिए और कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी कर लिए। सेकेंड राउंड में क्या किया? वो क्वेश्चन जो आपने मॉडरेट करके छोड़ दिए थे, अब क्या होगा कि आपका दिमाग चलने लग गया, स्पीड पकड़ ली दिमाग ने, तो आप इस वाले सवाल को भी कर लोगे। जब लास्ट राउंड में आपके पास में 6 से 7 मिनट या 8 मिनट बच जाए तो इस वाले क्वेश्चन को भी हो सकता है कि आप कर लो, आपको दिमाग में आ जाए। तो ऐसे राउंड को डिवाइड करना है। और ये एक दिन का काम नहीं है कि आप जाओगे एग्जाम में और करके आ जाओगे। मॉक टेस्ट में इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। आपके पास में आराम से 30 दिन है और 30 दिन में आप आराम से इस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हो। और जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मैं कितना ही आके चिल्ला लूँ, कितना ही आपको आके मोटिवेट कर दूँ, कितना ही आके आपको बोल लूँ कि कर लो बेटा कर लो, लेकिन नहीं होगा। मेन क्योंकि आपके हाथ में है ना यार। मैं ऐसा तो ही नहीं कि आज बोल दिया मैंने आसान है और अगले दिन सर हम तो रील देख रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 राउंड में है भाई, जिसको समझना समझ लो। एक राउंड ये है, एक राउंड 2 है, एक राउंड 3 है। राउंड 1 में वो क्वेश्चन करने हैं जो इजी है और आपसे बन रहे हैं। इजी होने का मतलब ये नहीं है कि 10% की छूट दे रहे हैं तो विक्रय मूल्य पूछ रहे हैं। आपने अगर पढ़ा हुआ है तो इजी का मतलब आप समझ रहे होंगे मैं किस क्वेश्चंस को इजी कह रहा हूँ।
राउंड 2 में वो क्वेश्चन करेंगे। कौन सा क्वेश्चन? वो क्वेश्चन जो हमने मॉडरेट कह के छोड़ दिए थे, और राउंड 3 में जो लास्ट का अपना 8 मिनट बचा है उसे राउंड 3 वाले क्वेश्चंस को अपन देंगे। ठीक है, अभी तक आप, मुझे नहीं पता मॉक टेस्ट कैसे दे रहे थे, लेकिन अभी अगले 4 से 5 मॉक ये दो। हो सकता है 4 से 5 मॉक में आपके नंबर नहीं बढ़े, 4 से 5 मॉक में आपके नंबर और कम हो जाए, लेकिन यकीन मानिए जब आप 5वें से 6ठे मॉक पर मूव करेंगे तो आपका शानदार स्कोर बूस्ट होगा। अगर नहीं हो तो आपके पास मेरे नंबर है, मेरा टेलीग्राम चैनल है, सब कुछ है, मैसेज करो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम मैथ्स का हो या रीजनिंग का हो, हर क्वेश्चन को बेस्ट मेथड से करेंगे जो टीचर बेसिकली क्लास में बताते हैं। हर क्वेश्चन को ऐसे देखने की कोशिश करेंगे, नहीं इसकी मैं एक्स वाली मेथड क्यों लगाऊंगा। अरे यार, उस समय जो आ रहा है, जैसे मान के चलो आपके पास में 25 क्वेश्चन है, आपके पास में 25 क्वेश्चन है, आप 25 के 25 क्वेश्चन को बेस्ट मेथड से नहीं बता सकते। 25 के 25 क्वेश्चन में आपको समय नहीं लगेगा, 25 के 25 क्वेश्चन में आपको 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन आप ये कर सकते हो ना कि कुछ क्वेश्चन में ज़्यादा समय लग रहा है, कुछ क्वेश्चन में कम समय भी लगेगा। आपके दिमाग में चीज़ें भर दी गई है कि कट थ्रोट कंपटीशन, मानते हैं कट थ्रोट कंपटीशन है, लेकिन पढ़ कौन रहा है वो तो देखो, कितने फॉर्म भरा रहे हैं। मान रहे 150 नंबर कट ऑफ जा रही है, लेकिन उनका इंटरव्यू भी देखो आप, वो क्या कहते हैं कि हमने क्या किया था प्री में, क्या किया था मेंस में। सभी क्वेश्चंस बेस्ट मेथड से नहीं हो सकते, ना एग्जाम में ना मॉक टेस्ट में। हम उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना बेस्ट दे सकते हैं। हाँ भाई, मेरे 25 में से 23 क्वेश्चन 24 क्वेश्चन अच्छी मेथड से करें, बाकी क्वेश्चन नहीं हुआ एक्स वाला लगा दिया, उसमें पाप थोड़ी है, आपको काले पानी की सजा नहीं दी जाएगी उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ समझो। दूसरी चीज़ क्या है कि टाइम मैनेजमेंट के, हर क्वेश्चन में टाइम मैनेज करके चलना है, हर क्वेश्चन 15 सेकंड 12 सेकंड में उड़ाना है, नहीं हो सकता। ये सब क्लास में करने की बातें हैं, और जो ये बात करते हैं क्लास में उनसे पूछो उनके एग्जाम में क्या हालत है। क्योंकि क्लास में करवाने का मतलब है, या फिर यहाँ पे करवाने का, मैं आपसे बुक खोल के बैठूँ, मैं उसमें आपको टाइम बाउंडेशन नहीं दे रहा, आपको हर तरीके से सोचने की आज़ादी है। लेकिन एग्जाम में आपके पास में केवल 60 मिनट है, आपको केवल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ऐसा नहीं है। और वहाँ पे ऐसा थोड़ी होगा कि इस व्यक्ति ने 2 सेकंड में सवाल किया, इसको 10 नंबर दे दूंगा, इसने 5 सेकंड में किए, मैं इसको नंबर काट लूंगा। सेम ही है ना। अंत में क्या देखेंगे, आपके ओवरऑल कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ देखेंगे। ये भी नहीं देखेंगे जीएस में कितने आए, मैथ्स में कितने आए, रीजनिंग में कितने आए, इंग्लिश में कितने आए, नहीं देखेंगे। मेंस में देखेंगे सेक्शनल कट ऑफ, यहाँ नहीं देखेंगे। यहाँ तो आपको क्या देखेंगे, ओवरऑल कितने नंबर आए, आप कट ऑफ से ऊपर हो या नहीं, आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। अब जो व्यक्ति ये सोचता रहे कि नहीं मैं वोकेब भी पूरी 100% करके जाऊंगा, जीके भी पूरा 100% करूंगा, मैथ्स तो मैं बेस्ट मेथड के अलावा कुछ करूंगा ही नहीं, एक्स मेथड अगर मैंने कर ली तो ये पाप हो जाएगा, तो ऐसा नहीं, फिर उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता। कभी बेस्ट के पीछे मत भागो। जब कर्ण बार बार अर्जुन को ये चुनौती देता था कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ विश्व का, तो भगवान उसे बताते हैं कि अर्जुन कभी भी सर्वश्रेष्ठता के पीछे मत भागना, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ आपको बस कंपटीशन में उलझाएगा। ये वाला कंपटीशन नहीं, सर्वश्रेष्ठ का मतलब, अभी एक बात सुनो, कंपटीशन का मतलब क्या है कि हर समय कोई ना कोई व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ बनता और बिगड़ता रहता है। आप एक समय पे देखोगे कि एक महीने में दूसरा व्यक्ति करोड़पति है सबसे टॉप पर, दूसरे महीने में कोई और है। इसलिए अच्छा बनने की प्रयास करो। अच्छा मतलब उत्तम, उत्तम का मतलब पता है क्या, ये मान लो 25 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन मैंने बेस्ट मेथड से कर लिए जो कि होना चाहिए, और 5 क्वेश्चन ऐसे थे कि उस समय मुझे स्ट्राइक नहीं हुए, अगर स्ट्राइक हो रहे होते तो मैं कर लेता। कोई व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता मैंने 25 के 25 क्वेश्चन ऐसी मेथड से करे हैं जिसमें मैंने कोई भी लॉन्ग मेथड यूज़ नहीं किया, कोई भी कैलकुलेशन तो मैंने ऐसे उड़ा दिया, यूनिट डिजिट से कर दिया, डिजिटल सम से कर दिया, तो ऐसा नहीं है। और अभी समय है, आराम से आपके नंबर बढ़ सकते हैं, आराम से आप सिलेक्शन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया अपना भाई। और सिली मिस्टेक्स का ऐसा है कि भाई सिली मिस्टेक का अभी मैंने बताया, तो जैसे सिली मिस्टेक कहाँ हो सकती है आपकी कैलकुलेशंस में, तो उसको करो आप आराम से पीस के साथ। ठीक है,
शांतिपूर्ण ढंग से करना है हमें, शांतिपूर्ण ढंग से, कि भाई अगर 3 × 2, और ये सबसे ज़्यादा पता है सिली मिस्टेक किस में होगी, सिली मिस्टेक आपकी उसमें होगी जो अपना सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास वाला है, तो उसको आराम से करो भाई, आराम से थम कर, क्या दिक्कत है। अभी मैंने जैसे बताया कि सभी को बेस्ट मेथड से नहीं कर सकते, बेस्ट टाइमिंग में नहीं कर सकते, मैंने बताया ओवरऑल टाइम बताया मैंने 22, किसी को हो सकता है 25 मिनट लग जाए, क्या दिक्कत है, लगेंगे, शुरू में लगेंगे भाई। कोई व्यक्ति माँ के पेट से थोड़ी बन के आता है, यही सीखता है, यही प्रयास करता है और प्रैक्टिस करता है। भगवान ने भी कहा है कि नहीं कहा है गीता में, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही व्यक्ति कहाँ पहुँच जाता है, कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है पता नहीं। असंशय महाभाव जो मन है वो क्या होता है, इधर उधर भटकने के लिए होता है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस से उस लेवल पे पहुंच सकते हैं जो भगवान ने आपको, हो सकता है उन्होंने लिखा भी नहीं हो आपकी किस्मत में, आप उसे भी अचीव कर सकते हो, केवल प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी से। दूसरी चीज़ मैं बोलने वाला था कि कंसिस्टेंसी मत तोड़ना भाई। अभी जैसे त्यौहार आने वाले हैं, त्योहारों का समय शुरू हो जाएगा, और तो रक्षाबंधन हो गई आपकी, और ये सब चीज़ों में मतलब समय इतना मत इन्वॉल्व होना, लेकिन इतना मत होना कि आपके 3-3, 4-4 दिन खत्म हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर कोई बाहर रहता है, बाहर लाइब्रेरी में रह के पढ़ रहा है, तो अवॉइड करो जाना, जाओ ही मत। एग्जाम अगर प्रीलिम्स हो जाए उसके बाद आप 3 से 4 दिन रह के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अभी तो ऐसी सुविधा हो गई है भाई, कुरियर वगैरह के थ्रू राखी वगैरह भेज सकते हैं, तो आराम से आप भिजवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसके यहाँ कुरियर वगैरह नहीं चलता बस में रखवा लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। और अंतिम चीज मैथ्स में, वैसे कोई गिफ्ट वगैरह नहीं है, ये मेरा ही स्वार्थ है कि मैं ये सोच रहा हूँ, जैसे अभी भी मेरी चल रही है रिबूट सीजीएल 2025, आपने देखा होगा वो सीरीज चल रही है, उसी को मैं मॉडिफाई करके मैं ये सोच रहा हूँ कि टॉप केवल 1000 क्वेश्चन ही कराऊँ, क्योंकि 30 दिन बचे हैं, 30 दिन ही बचे हैं। अब ये मत कहना है मास्टर नई नई चीज़ें लेके आता रहता है, करवाता कुछ नहीं है भाई। समस्या क्या है कि हमारा भी ऑफिस रहता है, काम वगैरह रहता है, इतनी सारी चीज़ें टेंशन है, तो हो जाता है। फिर मैं देखता हूँ कि भाई यूट्यूब पे बहुत सारे लोग करवा रहे हैं, तो बच्चों का तो नुकसान हो नहीं रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरा ही हो रहा है उसमें कि चैनल ग्रो नहीं होगा, वो चीज़ अलग है। हाँ ठीक है, चैनल ग्रो वगैरह से अभी मुझे अभी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी 5 से 6 महीने आराम से अपन चलाएंगे उसको, लेकिन इसका मैं डेफिनेटली करूँगा 100%, टॉप 1000 क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन वो होंगे जिनके बाहर सीजीएल की पूछने की औकात नहीं है। मैं लगभग 4 से 5 साल से इस फील्ड में हूँ, और मैं बहुत करीब से देखता हूँ कि एसएससी क्या पूछ सकती है और कौन सा क्वेश्चन को वो नई तरीके से फ्रेम करके देगी। नई तरीके से करने की तो उनकी औकात बची नहीं है, तो 1000 क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट करेंगे जिनमें हर टाइप कवर होगा। और अभी आपने अलजेब्रा की क्लासेस भी देखी होंगी, उसमें मैंने कैसे क्वेश्चंस लिए और सारे टाइप कवर किए। आप मुझे बस खाली कमेंट में एक चीज़ बताओ कि इसको मैं मिसलेनियस करके रखूं या फिर टॉपिक वाइज, बस एक चीज़ बता दो, बाकी तो अपन कर देंगे। और इसके वेडनेसडे या फिर ट्यूसडे से आपको वीडियो भी आते दिखेंगे, लगभग 2 घंटे प्लस की ही क्लास होंगी, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे, जैसे भी एनटीपीसी 2025 हुआ है, ठीक है, उसके बाद एसएससी के जितने एग्जाम हुए लास्ट 3 ईयर के, उसके बेस्ट क्वेश्चन, सीडीएस के हो गए, सीसेट के हो गए, ये सारे क्वेश्चन अपन इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। अपने दोस्त साथी जिनका भी आप सिलेक्शन करवाना चाहते हैं उनके साथ शेयर कर दो, जिनका नहीं करवाना चाहते उनके साथ भी कर दो, क्योंकि भाई उनका हो जाएगा, तुम्हारा भी होगा, गरीबों की दुआ लगेगी आपको शानदार, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।